हेलो, कैसे हो दोस्तों। आज मैं टेंथ स्टैंडर्ड का पूरा चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ। पूरा मतलब जितना भी चैप्टर्स है ना, 4-5 चैप्टर, वो सब मैं कंप्लीट करा दूंगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आपका दरोगा का पूरा काम हो जाएगा। एनसीईआरटी का टेंथ स्टैंडर्ड का चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने नाइन्थ स्टैंडर्ड का पूरा कंप्लीट करा दिया है। मैं टेंथ स्टैंडर्ड टेंथ स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बिहार दरोगा बिहार दरोगा दरोगा के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सारा चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगा। देखो, पहला चैप्टर है इसमें पढ़ना। पहला ही चैप्टर इसमें पढ़ना है। पता है कौन सा चैप्टर है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। किसका? किसका? अरे इंडियन का, जो हम लोग का, आम आदमी का। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विकास क्या है। देखो, विकास हर जगह आपने सुना होगा। सरकारें कहती है कि देश विकसित हो रहा है। लोग कहते हैं मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। सरकार क्या कहती है? गवर्नमेंट आपने देखा होगा ना। गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि देश विकसित हो रहा है। देश विकासशील से देश विकास विकासशील से विकसित हो रहा है। विकसित 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 हो रहा है। कौन कहती है? गवर्नमेंट कहती है, भारत सरकार कहती है, गवर्नमेंट कहती है। लेकिन आम पब्लिक क्या कहती है? लोग क्या कहते हैं? पब्लिक। पब्लिक का क्या काम है? पब्लिक कहती है ना कि मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। बेहतर हो रही है। हो रही है। देखो, आप समझो, अगर देश विकासशील से विकसित होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि जिंदगी बेहतर होगा। किसका? आम पब्लिक का होगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ पैसा से, अगर आपके पास पूरा पैसा हो जाए, तो क्या आपका जिंदगी बेहतर हो जाएगा? मतलब ना, क्या आप बोल सकते हो ना, पैसा पैसा बोलो, या मोस्टली बोला जाता है जीडीपी। देखो ना, मोदी जी हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारा देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बन गया, मीन्स जीडीपी बन गया, ये हो गया। तो क्या विकास का मतलब यही है एक जैसा? नहीं। देखो, अब समझते हैं। देखो, हम लोगों ने क्या समझा। गवर्नमेंट कहती है ना कि देश हमारा विकासशील से विकसित हो रहा है। पब्लिक पब्लिक कहती है कि मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। पब्लिक कहो या गवर्नमेंट भी कहती है ना कि औरों के कंपेयर में आम पब्लिक का जिंदगी बेहतर हो रही है। क्या ये सही है? नहीं। रियल मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट क्या होना चाहिए? मीनिंग मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट क्या होना चाहिए? मतलब विकास का रियल अर्थ क्या होना चाहिए? विकास का अर्थ क्या होना चाहिए? देखो, विकास का अर्थ क्या होना चाहिए? देखो जी। देखो, डेवलपमेंट का रियल अर्थ क्या होना चाहिए? इनकम अच्छा होना चाहिए। अरे, आय आय अच्छा होना चाहिए। हेल्थ सबका अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। एजुकेशन एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। जो जरूरत है वो एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। मीन्स शिक्षा सबको मिलना चाहिए। शिक्षा सबको मिलना चाहिए।
इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब समझते हो ना, समानता। गरीब और अमीर के बीच का फासला इतना नहीं होना चाहिए। इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब सम्मान होना चाहिए, सम्मान। और अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो या डिग्निटी, डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है अवसर, अवसर मिलना चाहिए। अगर किसी भी देश में ये मिल रहा है तो मैं कह सकता हूं कि वो देश विकास कर रहा है। इनकम अच्छा होना चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। इक्वलिटी का मतलब होता है ना कि आम जन, जो गरीब अमीर का जो फासला है ना, वो समान होना चाहिए। इतना भी नहीं तो किसी के पास बहुत सारा पैसा है और किसी के पास पैसा नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। और डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है अवसर, अवसर होना चाहिए। मतलब अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, जॉब मिलना चाहिए, ये है। अगर इतना मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि देश डेवलप कर रहा है। अगर इसमें से एक भी कम हो गया तो आप सीधे कह रहे हो ना कि वो अनडेवलप कंट्री है, वो डेवलप नहीं कर रहा है। समझ रहे हो आप? इसी को सीधा बोला जाता है ग्रोथ, कि हमारा देश क्या है, ग्रोथ कर रहा है, हमारा देश ग्रोथ कर रहा है। अगर किसी देश में इस तरह हो रही है तो ग्रोथ कर रहा है। समझ रहे हो? मतलब किसी देश में सिर्फ उद्योग बढ़ गया और लोगों की अच्छी शिक्षा न मिला, रोजगार न मिला, स्वास्थ्य मिला, तो क्या ग्रोथ है? ग्रोथ है या विकास नहीं है? लोगों की अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, इनकम अच्छा होना चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन टॉप क्लास का होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए और डिग्निटी होना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। अगर ये सब मिल रही है तो कोई भी देश, मैं कह सकता हूँ कि वो डेवलप कर रही है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है, 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे चलता हूँ। समझ में आ गया होगा? ठीक है भाई, आगे आगे चलते हैं। देखो आगे और पढ़ना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन, देखो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। मैं एक एक क्वेश्चंस को डीपली से मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ से दरोगा में पूछे जाएंगे। देखो पूछे तो इसी से जाएंगे भाई, आप 1000 सेट लगा लो या 50,000 सेट लगा लो, अगर सही कंटेंट आप नहीं पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन व्यर्थ चला जाएगा। हाँ, करेंट अफेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, करेंट अफेयर भी देखो मैं इसी से लिंक करूंगा। बहुत सारे ऐसे करेंट अफेयर होंगे तो इसी चैप्टर से लिंक होंगे। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। समझ में आया? मतलब ना देश का विकास कैसे हो रहा है, इतना समझ में आ गया होगा। देखो आगे चलते हैं, आगे है, देखो विकास का अर्थ केवल आय से वृद्धि नहीं होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, समान अवसर और सम्मान भी जरूरी है, तभी हम किसी देश का डेवलपमेंट कह सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार में, बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछ सकता है, डेवलपमेंट का असली अर्थ क्या है? डेवलपमेंट का असली अर्थ यही होना चाहिए ना। डेवलपमेंट का मैं फिर से लिख सकता हूँ, डेवलपमेंट का, रुको मैं थोड़ा सा 2 सेकंड, 2 सेकंड में मैं इसको हटा लेता हूँ, पता चला कि, रुको रुको 1 सेकंड जी, 1 सेकंड, 1 सेकंड। देखो डेवलपमेंट का मतलब मैंने समझाया, लेकिन अगर मैं देखूं डेवलपमेंट का असली असली अर्थ क्या होगा, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, डेवलपमेंट की बात करूं तो क्या क्या होना चाहिए? अगर आपको अर्थ मतलब ना रियल में डेवलपमेंट चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए? शिक्षा पे अच्छा काम होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए सभी को। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है कोई अमीर है,
और अफसर अफसर मिलना चाहिए। अगर इतना किसी को मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, समझ में आया। देखो अर्थ की मतलब समझते हो ना, प्राकृतिक रूप से भी आप देख सकते हो। और देखो यहाँ पे एक चीज समझना, अर्थ का मतलब हो गया ना कि उत्पादन और आय बढ़ना चाहिए। अर्थ का मतलब उत्पादन और आय बढ़ना चाहिए। प्राकृतिक में समय सीमा अल्पकालिक होना चाहिए, क्योंकि जब मापन करोगे ना जीडीपी, जीएनपी, एचडीआई, तो यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। जैसे अगर मैं बोलूं किसान, अगर कोई देश का किसान है तो किसान को क्या चाहिए, किसान को क्या चाहिए भाई, किसान का क्या चाहिए, अच्छी फसल होना चाहिए, अच्छी फसल होना चाहिए। और अच्छी फसल हो गया तो उसके उचित दाम मिलना चाहिए। उचित दाम, ये बहुत जरूरी है, उचित दाम मिलना चाहिए, तभी वो किसान खुश रह पाएगा। मजदूर, अगर वो मजदूर है तो मजबूर ना होना चाहिए। मजदूर है तो उसकी अस्थाई नौकरी लगनी चाहिए, जहाँ पे काम कर रहा हो एटलीस्ट 2-3 मंथ का नौकरी होना चाहिए, नौकरी लगना चाहिए। और मजदूरी जो है ना उसको अच्छा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो देना चाहिए सरकार के अनुसार वो नहीं देना चाहिए। अगर आप शिक्षित हो, मतलब आप अगर विद्यार्थी हो, तो विद्यार्थी को क्या चाहिए, विद्यार्थी को क्या चाहिए भाई, विद्यार्थी को क्या चाहिए, अच्छा शिक्षा चाहिए और रोजगार चाहिए, यही ना, यही रोजगार चाहिए। ठीक है, व्यापारी को क्या चाहिए, व्यापार अगर आप हो तो व्यापार को क्या चाहिए, उसको अच्छा लाभ मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए और लाभ मिलना चाहिए। और अगर अफसर है, अफसर कोई अगर ऑफिसर है, अफसर है, तो कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। अगर ईमानदार रहेगा तो उसको सम्मान भी मिलेगा, अगर ईमानदार नहीं रहेगा तो सम्मान मिलेगा, वो करप्शन वाले पर्सन रहेंगे तो क्या उसको सम्मान मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इस तरह से समझ में आया ना भाई। हाँ, तो ये होती है डेवलपमेंट, असली डेवलपमेंट इसी को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगर ये सब डेवलपमेंट अगर किसी भी देश में हो रही है तो मैं कह सकता हूँ कि वो रियल डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली तो संभव होता नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में नहीं हो रहा है, बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ होती है ऐसा। समझ में आ रहा है आपको। देखो अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो आगे पढ़ना है हम लोग को। जब डेवलपमेंट हो गया तो अगर इसी को हम लोग नेशनल डेवलपमेंट कहेंगे तो क्या होगा, पूरे नेशनल लेवल पे। नेशनल, ये तो मैंने एक व्यक्ति की बात किया कि एक व्यक्ति का आय बढ़ना चाहिए, उसका अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, अच्छा हेल्थ होना चाहिए और अच्छा अफसर होना चाहिए। ये एक व्यक्ति के इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा था, जैसे आप हो हम पे ऐसे हो रहा था। लेकिन मैं पूरा नेशनल लेवल की बात करूंगा तो क्या होगा, नेशनल डेवलपमेंट की बात करूंगा, नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय विकास जिसको बोल सकते हैं। राष्ट्रीय विकास मतलब देश का विकास, राष्ट्रीय विकास। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ना कि मतलब ना पूरे, अब यहाँ पे हर एक व्यक्ति की बात होगी, मतलब जीवन का मतलब यहाँ पे शिक्षा, जो शिक्षा की बात होगी वो एक व्यक्ति की नहीं होगी, शिक्षा का बात होगा, स्वास्थ्य का बात होगा, स्वास्थ्य का बात होगा, अफसर की बात होगी और सम्मान की बात होगी। ये पता है किसका, एक व्यक्ति का नहीं, पूरे देश लेवल पे, मतलब पूरे ऑल ऑल इंडियंस का, ऑल इंडियन का ऐसा होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि वो नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब हर एक व्यक्ति का शिक्षा अच्छा मिलना चाहिए, उसको अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, अच्छा अवसर मिलना चाहिए, अच्छा सम्मान मिलना चाहिए,
अगर ऑल इंडियन को मिल रहा है तो मैं कह सकता हूं कि वो नेशनल डेवलपमेंट हो रही है, नेशनल डेवलपमेंट हो रही है। समझ में आया? देखो पहले मैंने क्या किया, एक व्यक्ति की मैंने बात किया था, एक व्यक्ति का, लेकिन अब इस बार मैंने एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल पूरे नेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो किसी भी व्यक्ति की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल पूरे इंडिया लेवल पे अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, पूरा इंडिया लेवल पे अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, पूरे इंडिया लेवल पे सबके अवसर मिलना चाहिए, अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी, जॉब वगैरह मिलना चाहिए, और सबको मान सम्मान मिलना चाहिए, या तो वो महिला हो, या तो बुजुर्ग हो, या प्रोफेसर हो, या इंजीनियर हो, या डॉक्टर हो, या लॉयर हो, सबको अपना अपना मान सम्मान मिलना चाहिए। जिस पद पे वो है उस पद का गरिमा और उस पद का वैल्यू मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिल रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि वो नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? इसी को बोला जाता है राष्ट्रीय विकास। अगर ऐसा हो रहा है तो राष्ट्रीय विकास मैं कह सकता हूँ। ऐसा नहीं कि पुअर 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 मैन और पुअर हो जाए और रिच पर्सन और रिच हो जाए, तो पता है ये खतरनाक है देश के लिए। इसको डेवलपमेंट नहीं कहा जाएगा, इसको नेशनल डेवलपमेंट नहीं कहा जाएगा, ये खतरनाक हो जाएगा। समझ रहे हो? इसको बोला जाएगा असमानता। इसको क्या बोला जाएगा? असमानता। असमानता मतलब ना, गरीब गरीब आदमी और गरीब हो रहा है, और अमीर हो रहा है। तो भाई ये तो खतरनाक है ना देश के लिए। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखो ये चैप्टर पढ़ना है, इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। कहाँ से आते हैं मैं बताऊंगा। और देखो मैंने बहुत सारे चैप्टर्स मैंने यूट्यूब पे बना दिया है, आप देख लेना, आपका पूरा क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। दरोगा का एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा भाई, मैं इतना लिख के देता हूँ। देखो अगला है ना कि जब रियल में विकास हो गया तो इसका मेजरमेंट कैसा होना चाहिए। मतलब बोल सकते हो कि मेजरमेंट डेवलपमेंट क्या होना चाहिए। क्या रास्ता होना चाहिए मेजरमेंट डेवलपमेंट का। देखो मेजरमेंट डेवलपमेंट का मतलब होता है ना कि उसका पर कैपिटल इनकम कितना होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम होती है। पर कैपिटल इनकम कैसे निकाला जाता है? कुल राष्ट्रीय आय को टोटल कुल जनसंख्या से आप डिवाइड कर दो, कुल जनसंख्या से आप डिवाइड कर दो तो हमारा क्या निकल जाएगा? पर कैपिटल इनकम निकल जाएगा। पर कैपिटल इनकम निकल जाएगा। समझ रहे हो ना? पर कैपिटल इनकम यही है। तो देखो जिसका जितना, देखो पर कैपिटल इनकम मतलब ना हर एक व्यक्ति का इनकम अगर अच्छा ज्यादा रहेगा तो देश की प्रगति ज्यादा होगी, मीन्स वो डेवलपमेंट होगा, वो नेशनल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। जैसे बिहार का पर कैपिटल इनकम पता है बहुत कम है, बहुत कम, सबसे कम है, मतलब ना बहुत ज्यादा है यहाँ पे। बिहार की औसत बहुत कम है, मतलब और स्टेट के कंपेयर में देखोगे तो यहाँ पर कैपिटल इनकम बहुत कम है। समझ रहे हो ना? तो प्रति व्यक्ति आय अगर कम होगा तो क्या होगा? वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। मतलब ना वो देश डेवलपमेंट कर रहा है, डेवलपिंग पूरा, मतलब डेवलपिंग कर रहा है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, तो ये होती है पर कैपिटल इनकम से। एक मेजरमेंट होती है पर कैपिटल इनकम से किसी भी देश का
ये क्या बोलते हो, डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट माप सकते हो, नेशनल डेवलपमेंट माप सकते हो। ये पर मेजरमेंट हो गया। तो दूसरा मेजरमेंट होती है, दूसरा मेजरमेंट होता है, ये तो पहला था, दूसरा होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो ये दरोगा में पूछा था 2023 का जब पेपर था ना, आपने देखा होगा 2023 का पेपर, उसमें पूछा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये करता है यूएनडीपी। देखो यहीं से क्वेश्चन पूछा था, यूएनडीपी जारी करता है। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका इसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंपोनेंट है वो तीन चीज का होती है। पहला होती है कि उसका हेल्थ कैसा है, हेल्थ, हेल्थ का मतलब समझ रहे हो ना, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसा, वो व्यक्ति मतलब वो मतलब देश में कितना साल तक जी सकता है। तो इंडिया में कितना है, 69 साल या 68 साल से ज्यादा जी नहीं पाते हैं। दूसरा है एजुकेशन, एजुकेशन, और तीसरा है इनकम। और भी इनकम, कौन सा इनकम, पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम। ये तीन तीन पैरामीटर है जिसके थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम मेजर करते हैं। समझ रहे हो आप, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करने का तीन फैक्टर है, एक हेल्थ, कि वो देश में कितने कितने साल तक वो व्यक्ति जी सकता है। दूसरा है एजुकेशन, उसका एजुकेशन कैसा है, लिटरेसी रेट कैसा है, मतलब स्कूलिंग कैसा हुआ, स्कूलिंग कैसा हुआ, उसका वो देश का लिटरेसी कैसा है, लिटरेसी रेट कैसा है, लिटरेसी रेट कैसा है, समझ रहे हो ना। और पर कैपिटल इनकम, समझ रहे हो, पर कैपिटल इनकम। और जारी कौन करता है, ये करता है यूएनडीपी। देखो मैं आंकड़ा बताता हूँ 2025 का, 2025 का जो आंकड़ा आया है इंडेक्स का, उस इंडेक्स में आप देखोगे ना, तो भारत जो है ना वो 130 है, रैंक 130 है, भारत का रैंक 130 है। कहाँ अच्छा है, बहुत खराब रैंक है, सोच रहे हो ना, बहुत खराब रैंक है। और बिहार का तो इसका और बुरा हाल होगा। तो समझ में आया ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखो पर कैपिटल इनकम क्या होती है, कुछ कुल राष्ट्रीय आय से कुल जनसंख्या को डिवाइड कर देंगे तो हमारा पर कैपिटल इनकम निकल जाएगा। पर कैपिटल इनकम, और एक ये तो पर कैपिटल इनकम से हम मेजरमेंट कर सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट को, कि देश का विकास हो रहा है या नहीं। दूसरा होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये पता है इंटरनेशनल संस्था है जिसके द्वारा जारी होता है, कौन जारी करता है, यूएनडीपी। किस इसका तीन पैरामीटर होता है, एक हेल्थ होता है, एक एजुकेशन होता है, और एक इनकम होता है। इसके थ्रू हम किसी भी देश का नेशनल डेवलपमेंट बता सकते हैं कि वो देश कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना विकास कर रहा है। हमारे आंकड़ा देखोगे 2025 में तो 130 है, 130 इस बार का आंकड़ा 2025 का देखोगे, यूएनडीपी का आंकड़ा, मतलब यूएनडीपी का नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आंकड़ा तो 130 है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी। ये 2023 का पेपर आप बिहार दरोगा का देखोगे पीटी का, तो पूछा गया है, याद रखना, पूछा गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। देखो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आप नहीं नहीं यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए भाई, मैंने बहुत अच्छा से समझाया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको ना। अब देखो एक चीज और, ये तो हो गया हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, यूएनडीपी। इस बार 2025 का रैंक है 130, पर कैपिटल इनकम होता है कुल राष्ट्रीय आय बाई कुल जनसंख्या।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कितने पैरामीटर होता है? 3, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो मैंने जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये 99% आएगा एग्जाम में, ये जान लो भाई। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आगे चलता हूँ, मैं इसे हटाता हूँ। देखो ये मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखो एक होती है, एक आपको और पूछा जाएगा। ये तो समझ में आ गया, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। HDI कौन जारी करता है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। यहाँ तक आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कौन जारी करता है? UNDP। अभी रैंक क्या है 2025 का? 130, 130 है। देखो एक और आंकड़ा होती है, इंडिया में कौन जारी करता है? अगर आप देखोगे ना, MU, ऐसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, MUD, मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अच्छा ये कौन जारी करता है? इंडिया में जारी करता है, इंडिया में जारी करता है। ये कौन करता है पता, बता सकते हो? ये कौन करता है बता सकते हो आप? कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, ये कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? और हमारे देश में अभी इसका इसका रैंक क्या है बता सकते हो आप लोग बताओ। देखो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है ना, वो सब मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया होगा, मतलब रैंक रैंक तो आपको पूछा ही जाएगा। जो भी इंडेक्स है ना, जो भी इंडेक्स है वो आपसे पूछा जाएगा, बहुत अच्छा से पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग इसका इंडेक्स कौन जारी करता है बताओ? कौन जारी करता है भाई? चलते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक देखो, ये पता है कौन करता है, मैं बताऊं? ये करता है नीति, ये कौन करता है? अगर आप देखोगे ना, भारत में कौन करता है? तो कौन करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ही हिस्सा है। कौन करता है ये? नीति आयोग करता है। देखो यहाँ पे अगर भारत में देखोगे ना, भारत में मतलब इसका कौन सा इंडेक्स, फुल फॉर्म में लिखोगे तो एम पी आई पता है कौन जारी करता है? नीति आयोग करता है, नीति आयोग। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे कि कौन जारी करता है। तो कौन करता है? नीति आयोग करता है, राष्ट्रीय स्तर पर। अगर भारत के राष्ट्रीय स्तर की बात करते हो तो देखोगे ना, तो यही जारी करता है। ये भी पूछा जाता है कि भारत में अभी कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, हमारा देश का स्थिति कैसा है, ये सब पूछा जाता है। लेकिन उतना वो तो आंकड़ा हमारा BPSC और UPSC के जाता है। लेकिन बिहार दरोगा में पूछ सकता है कि ये कौन जारी करता है, इसका आंकड़ा कौन जारी करता है? तो नीति आयोग करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आएंगे और पूछा भी गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। आप ध्यान से अगर देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो पूछा गया होगा।
आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अब आते हैं हम लोग सतत विकास। एक होती है सतत देखो अभी तक हम लोग ने सारा विकास पढ़ लिया, लेकिन सतत विकास क्या होता है पता है? ये क्वेश्चंस जब मध्य निषेध का क्वेश्चन था, मध्य निषेध का एग्जाम हो रहा था, इसमें ये डिफिनेशन ही पूछ दिया गया था। सतत विकास क्या है? सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा गया था भाई। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो जो पेपर दिया होगा उसको पता होगा, ये डिफिनेशन ही पूछ दिया गया था। देखो सतत विकास क्या होती है? सतत विकास ऐसा होता है, मैं पूरा डिफिनेशन से लिख देता हूँ क्योंकि ये पूछा गया था। ये है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतें पूरी करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों को खत्म ना करे। समझ रहे हो? मतलब ना सतत डेवलपमेंट का मतलब ये होती है कि आप देश का विकास करो, ऐसा विकास करो जो वर्तमान पीढ़ी में, जैसे अभी हम लोग जी रहे हैं, तो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को आप पूरी करो, सारा चीज करो, जो भी जरूरत है कि इंसान को एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, अवसर चाहिए, सामान्यता चाहिए, सब चाहिए। और जो जरूरत है रिसोर्स, सबसे बड़ी बात है कि रिसोर्स जो है ना, उसकी रिसोर्स को आप यूज करो, लेकिन भविष्य की भी चिंता करो आप। जैसे हम लोग के आने वाले जो भविष्य होंगे ना, उसकी भी चिंता करो। ऐसा नहीं कि वो पूरा संसाधन ही वर्तमान पीढ़ी खा जाए और भविष्य वाले जो आने वाले पीढ़ी है उनकी जय श्री राम हो जाए, ऐसा नहीं करना है। संसाधन को खत्म ना करे। अब प्रश्न आती है कि ऐसा क्या करना चाहिए? तो सरकार को नए नए टेक्नोलॉजी पे वर्क करना चाहिए। जहाँ पे जैसे मान के चलो, जहाँ पे कोयला कोयला यूज हो रही है, तो कोयला को यूज कम करे और इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को ज्यादा करे। अगर बिजली में भी देखो बिजली से भी कोयला बनती है, तो सोलर चला दे, सोलर सिस्टम यूज करे, सोलर सिस्टम आए। उससे क्या होगा ना कि हमारा वर्तमान वर्क तो पूरा हो ही जाएगा, जो भी काम है वो हो जाएगा, और प्लस भविष्य के भी हम लोग को चिंता करना होगा। तो ये इसीलिए ये डिफिनेशन हमारे मध्य निषेध का जो पेपर हुआ था ना, इसमें पूछा गया था। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको अगर सतत विकास को करना है तो क्या क्या कर सकते हो आप? बहुत सारे ऐसे काम है जो आप कर सकते हो। जैसे सोलर एनर्जी का उपयोग करो, सोलर एनर्जी का उपयोग करो, सोलर एनर्जी का उपयोग करो चलेगा। सोलर एनर्जी का उपयोग करो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। रेन वाटर में समझते हो ना, जो पानी गिरते हैं ना उसको सेविंग करो, ताकि आने वाला समय में उसको हम फिर से यूटिलाइज करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से क्या होगा कि हमारे जो सॉइल है ना, उसकी उसकी क्या होगी, बचत होगी। मतलब वो खराब नहीं होगा, और जब खराब नहीं होगा तो हमारी जो मिट्टियां हैं वो सेफ रहेगी। ट्री प्लांटेशन करो, मैक्सिमम अमाउंट में आप पेड़ लगाओ। समझ रहे हो ना? जैसे बिहार में आप देखोगे ना, जल जीवन हरियाली चलाया गया था नीतीश कुमार के द्वारा, ध्यान रखो। तो क्या था, एक सतत विकास का ही एक प्रमुख कदम था। क्योंकि अभी जो पेड़ लगाया गया है, अभी देखोगे तो बड़ा हो गया, तो हम लोग के काम आ रहा है कि नहीं?
जो पिछली पीढ़ी वाले लगाए वो आज काम आ रहा है, जो आज लगाओगे आने वाली पीढ़ी के लिए काम आएगा। तो सतत विकास बहुत जरूरी है किसी भी देश को डेवलप करने के लिए। आप मान लो नेशनल डेवलपमेंट तो आप कर रहे हो, नेशनल डेवलपमेंट तो हो रहा, लेकिन सतत विकास को ध्यान में न रख के आप कर रहे हो, तो पता है वो देश खोखला हो जाएगा। जो भी रिसोर्सेस होगी ना वो खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा काम नहीं करना। सरकार इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, जो अच्छे सरकार होती है ना वो ज़्यादा फोकस करती है। समझ में आया? तो ये बहुत ज़रूरी है सतत विकास। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। आगे चलते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ। ये जो डिफिनेशन है ना भाई, ये मध निषेध का में पूछा गया था, याद करना। अगर जो ने पेपर दिया होगा उन्हों को याद है। देखो कितना बेसिक डिफिनेशन एनसीईआरटी से पूछा गया, और जो पढ़ा होगा वो टिक लगा दिया होगा तुरंत, और जो नहीं पढ़ा होगा वो फड़फड़ा रहा होगा एग्जाम में कि ये कहाँ से पूछ दिया। ये तो मैंने लुसेंट में भी दिया हुआ, लेकिन हम लुसेंट को क्यों पढ़े, जो हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो एक होती है असमानता और समावेशी विकास, देखो इसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। देखो समावेशी विकास क्या होता है? समावेशी विकास, तो वो समावेशी विकास का मतलब समझते हो? इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ, देखो इसका मतलब होती है, मतलब ना समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमीर हैं और बाकी लोग गरीब हैं। तो यहाँ पे एक चीज आता था ना, इनइक्वलिटी, मतलब इनइक्वलिटी, असमानता, असमानता, असमानता और समावेशी, समावेशी, असमानता और समावेशी का मतलब समझ रहे हो ना, कि मतलब ना कि जो समाज में बहुत से लोग अमीर, मतलब अमीर, अमीर और गरीब, गरीब, अमीर और गरीब, अमीर और गरीब के बीच का फासला जानते हो, उतना भी नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत कम होना चाहिए। मतलब समाज में बहुत से लोग अमीर और बहुत से लोग गरीब हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब समावेशी विकास में ऐसा होना चाहिए, मतलब सीधा बोल सकते हो, ऐसा विकास, ऐसा विकास, ऐसा विकास जिसमें 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 समाज के हर वर्ग, हर वर्ग, जैसे गरीब, गरीब हो गया, महिला, महिला, किसान, किसान, मजदूर, मजदूर, सबको क्या मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए। मतलब सबको, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, अवसर मिले, इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है समावेशी विकास। ये भी डिफिनेशन पूछ सकता है, समावेशी विकास। देखो वो तो सतत विकास, सतत विकास देखो पूछ दिया गया है, ये भी पूछ सकता है ना। समावेशी विकास एक ऐसा विकास होना चाहिए जो समाज के हर वर्ग के, या तो वो गरीब हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, सबको क्या मिलना चाहिए, समान अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। उसी को बोला जाता है समावेशी विकास। समझ रहे हो ना?
जैसे बिहार में आप देखोगे ना तो जीविका योजना चलाया जा रहा है, तो ये इसीलिए तो चलाया जा रहा है ताकि जो महिला है ना वो आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। कुशल युवा प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें युवाओं को क्या है, स्किल ट्रेनिंग दिया जा रहा है। हर घर नल जल योजना चलाया जा रहा है, हर घर में स्वस्थ पानी। ये सब क्या है, समावेशी विकास है। समावेशी विकास का मतलब ना कि इसमें कोई गरीब अमीर नहीं देख रहा है, ना महिला के देखा जा रहा है, ना कोई किसान ना मजदूर, सबको सब कुछ दिया जा रहा है। तो समावेशी विकास का अर्थ यही होती है कि ऐसा विकास जिसमें हर वर्ग को समान अवसर मिले। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो सतत विकास का डेफिनेशन तो बिहार मध्य निषेध में पूछ दिया, ये भी पूछ सकता है। समझ रहे हो आप? तो समझ में आ गया ना? बहुत अच्छा अभी चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो हम जो पढ़ा रहे हैं ना भाई, वो एग्जाम के लिए ही पढ़ा रहे हैं। लास्ट मोमेंट में अगर आपने ये सब पढ़ लिया तो आपका कल्याण निश्चित है। अगर आप लन फन चीज पढ़ के जा रहे हो, बुक का नाम मैं बता सकता हूँ, जैसे क्या बोलते हैं उसको जी, घटना चक्र। तो घटना चक्र पढ़ सकते हो, लेकिन घटना चक्र बिहार दरोगा के लिए रियली नहीं बनाया गया। लोग हवाबाजी करते हैं कि घटना चक्र पढ़ लो आपका कल्याण हो जाएगा। अरे बिहार दरोगा के लिए ही नहीं बनाया गया, वो पीसीएस एग्जाम के लिए बनाया गया। बिहार दरोगा में उतना निधि नहीं है जितना वो उसमें दिया गया है। नोट्स उसका पढ़ सकते हो, जो एमसीक्यू है ना उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय है तो लगाओ, जो समझने वाला है वो समझदार है, वो नहीं पढ़ेगा, कभी नहीं पढ़ेगा। तो कुछ करेंट अफेयर हम लोग पढ़ लेते हैं 2025 का, इससे रिलेटेड करेंट अफेयर पढ़ लेते हैं। करेंट अफेयर में क्या है, भारत की जीडीपी पता है? भारत की जीडीपी है, जीडीपी है, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट पता है कितना है? 6.5 6.5% चल रहा है, मतलब 2024-25 के 2024-25 के लिए था। और जो मुद्रास्फीति था वो 2.8% है। अभी भारत में पता है ना, ये मतलब भारत की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है अभी। देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि ये एचडीआई कौन जारी करता है, ये पूछा गया क्वेश्चन। और यूएनडीपी, ये लिख लेना, यूएनडीपी। और अभी 2025 का आंकड़ा के अनुसार भारत का रैंक क्या है? 130, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा सतत विकास क्या था? सतत विकास क्या था? मैंने बताया कि वो विकास जो वर्तमान स्थिति को तो विकास करे ही करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को भी ध्यान में रख के करे। ऐसा नहीं कि अभी तक हम लोगों ने सारा काम कर लिया और पता चला कि भविष्य के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। ये हम लोगों ने कर लिया। फिर प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो देश का इनकम होना चाहिए, मतलब राष्ट्रीय आय को डिवाइड करो जनसंख्या से, टोटल जनसंख्या से, टोटल जनसंख्या से, तो प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगा। ठीक है, अगर बिहार के आप देखोगे ना, बिहार का पूछ सकता है, बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो है, आय अभी अभी करंट में तो 87,800 रुपया है। ये प्रति व्यक्ति आय की बात हो रहा है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये था भाई चैप्टर फर्स्ट है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। फर्स्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ लिया। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर में। समझ में आया? सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। देखो अगर आप देखोगे ना, जो ये भी मैंने बताया था, क्या एमपीआई कौन जारी करता है? एमपीआई जारी करता है नीति आयोग। ये भी पूछा जाएगा, नीति आयोग।
बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है नेशनल लेवल पे जो है ना यूएनडीपी, ये मल्टीनेशनल प्रॉपर्टी संयुक्त राष्ट्र जो है ना वो ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है ऑल इंडिया लेवल पे। लेकिन अगर भारत की बात करोगे, भारत लेवल पे मतलब नेशनल लेवल पे, तो नेशनल लेवल पे कौन जारी करता है? नेशनल लेवल पे नीति आयोग करता है। ये मैं नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ भाई, इंटरनेशनल की नहीं, नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे ना तो भारत में लगभग पूछा जाएगा, भारत में अभी 24.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, नया आंकड़ा है। 24.8 करोड़ लोग हैं जो मतलब 2015 से 16 और 19 से 21 के बीच में भारत से मतलब गरीबी से बाहर निकले हैं। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको अच्छे से, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने फर्स्ट चैप्टर का डेवलपमेंट का मैंने पूरा करा दिया, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आया भाई? समझ में आ गया? देखो ये सब पूछा जाएगा कि जीडीपी के ग्रोथ रेट कितना चल रहा है 2025-24 के लिए 6.5%। एचडीआई कौन जारी करता है? यूएनडीपी 2025 में कौन सा रैंक है? 130। सतत विकास क्या है? ऐसा विकास जो विकास पीढ़ी के साथ साथ सॉरी वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ विकास पीढ़ी को भी ध्यान में रख के सतत विकास। हाँ एक और था समावेशी विकास, समावेशी विकास। ये भी क्या था? ये भी ऐसा विकास जो हर 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 वर्ग के लोगों को ध्यान में रख के किया जाए, उसी को बोला जाता है समावेशी विकास। सतत विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य को भी ध्यान में रख के करे, वो सतत विकास। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय बटे टोटल जनसंख्या। बिहार का प्रति व्यक्ति आय अभी 87,800 है। एमपीआई नेशनल लेवल पे कौन जारी करता है? तो नीति आयोग करता है। ये सब आंकड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर का, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आगे चले। अब देखो सेकेंड चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर तो हो गया, बहुत अच्छा से मैंने समझाया भाई ये चैप्टर को। अगर इतना आपने पढ़ लिया तो आपका कल्याण निश्चित है। इतना ही है, काफी है पढ़ना, क्योंकि हम लोग को इतना ही पढ़ना ही है। अब एनसीईआरटी पढ़ लिया आपने तो बहुत हो गया। अब घटना चक्र, कौन सा चक्र आप लगाते रहो, उससे कोई फायदा मिलने वाला आपको नहीं है। जो पढ़ना है बस वही पढ़ना है। घटना चक्र ये सब पीसीएस लेवल का है भाई। हम पीसीएस का तैयारी नहीं ना कर रहे हैं, बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं। देखो अब दूसरा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। देखो हर एग्जाम का एक अपना नीड होता है, अगर उस नीड को पकड़ लिया तो ठीक है। अगला चैप्टर है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थ अर्थव्यवस्था व्यवस्था का क्षेत्र। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, पूछा जाता है, ठीक है। बिहार दरोगा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो अर्थव्यवस्था को मोस्टली तीन पार्ट में बांटा गया है। तीन पार्ट में, पहला पार्ट बोला गया है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, इसको बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी
सेक्टर। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र, इसको बोला जाता है सेकेंडरी सेक्टर। और तृतीय है तृतीय क्षेत्र, मतलब टेरसरी। सेक्टर, ये है हम लोग का सेक्टर। देखो सबसे पहले हम लोग को समझते हैं कि सेक्टर क्या होता है, मीनिंग ऑफ सेक्टर। ये तो समझना जरूरी है ना भाई। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर किसको बोला जाता है, सेक्टर मतलब क्या होता है। देखो सेक्टर मतलब होता है ना कि जो नेचर ऑफ एक्टिविटी करते हैं उसी क्षेत्र को हम लोग सेक्टर कहते हैं। मतलब आर्थिक गतिविधि जो आप करते हो ना वही सेक्टर है। मतलब सीधा बोल सकते हो ना इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, एक्टिविटीज करते हो, वो आपका सेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया, मतलब हम लोगों ने समझ लिया सेक्टर। अब देखो हम लोग को 3 सेक्टर के बारे में पढ़ना है मोस्टली। प्राइमरी सेक्टर क्या होती है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, और तृतीय क्षेत्र क्या होता है। ये डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है, अच्छे से। ये पता है ये चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 2 है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी 10th क्लास का चैप्टर 2 है। ठीक है, समझते हैं इसको अच्छे से डिटेल में। देखो भाई आप ये पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आप देख लेना। देखो कहा गया ना कि आप पढ़ाई करो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत करो, अरे ये सब क्या पढ़ना। नहीं भाई, एग्जाम का जो नीड है ना बस उतना ही पढ़ना। बिहार दरोगा में आप देखना 20 साल का क्वेश्चन नहीं, 10 साल का क्वेश्चन देख लो, कभी आपसे अटाक पटांग क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जो पूछा गया ना वो आपके सामने है, और सब आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं प्राइमरी सेक्टर पढ़ते हैं। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में क्या होती है, जिसको बोला जाता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, देखो प्राथमिक क्षेत्र क्या होती है। देखो सबसे पहली बात है ना इसमें आपको समझना है कि यह वह क्षेत्र है, यह वह क्षेत्र है जिसमें जिसमें प्राकृतिक संसाधन संसाधनों से सीधा उत्पादन किया जाता है। देखो एक वर्ड समझो, प्राकृतिक संसाधन मतलब ना जो नेचुरल रूप से अवेलेबल है उससे किया जाता है। जैसे कृषि, आप कर रहे हो नेचुरली रूप से कर रहे हो। मछली पालन,
पालन, मछली पालन, पशुपालन, 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 वनों से उत्पाद, वनों से उत्पाद, ये सब क्या है? ये सब हमारा कृषि क्षेत्र में आता है। मतलब ना, इसीलिए इसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। समझ रहे हो ना? और भी आप लिख सकते हो, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, खनन, माइनिंग जो होती है, खनन, ये सब क्या है? वानिकी मतलब जंगल झाड़ वाले जड़ी बूटी, ये सब क्या है? हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। सब प्राथमिक क्षेत्र का एग्जाम्पल है। कृषि, मछली पालन, पशुपालन, वनों से उत्पाद, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी, सब क्या है? सब हमारा प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल्स है। अब प्रश्न उठता है ना कि प्राइमरी सेक्टर में हमारे इकोनॉमिक्स में क्या रोल है? पता है भाई, प्राइमरी सेक्टर से ही 45% लोग जो है ना वो डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, और जब कृषि प्रधान देश होगा तो सबसे ज्यादा लोग इसी पे निर्भर रहेंगे। मतलब ना, भारत की जो खाद्य सुरक्षा है ना वो इसी पे निर्भर है। जिस दिन खेती गया, भारत बर्बाद। क्योंकि भारत में इतना भी हाई टेक्नोलॉजी नहीं आ गया है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। तो कृषि हमारा एक हथियार है, मानो ना, वो रीढ़ की हड्डी है खेती। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? फाउंडेशन। इसको फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी बोल सकते हो भाई। क्योंकि फर्स्ट, और देखो प्राथमिक जो क्षेत्र है ना, इसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, कृषि क्षेत्र को इसी को कहा जाता है। तो समझ में आ गया कि प्राइमरी सेक्टर वो क्षेत्र होता है जो सीधा प्राकृतिक संसाधन से दोहन किया जाता है। मतलब प्राकृतिक संसाधन को हम दोहन करेंगे और वहां उसको यूज करेंगे। जैसे कृषि आप कर रहे हो, प्राकृतिक दोहन कर रहे हो, मछली पालन कर रहे हो, पशुपालन कर रहे हो, वन से उत्पाद कर रहे हो, मत्स्य पालन कर रहे हो, खनन कर रहे हो, वानिकी की कर रहे हो, सब क्या है? फर्स्ट प्राइमरी संसाधन के दोहन कर रहे हो, मीन्स प्राइमरी सेक्टर का ये पार्ट। यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा भाई। इसको इरेज करते हैं। देखो मैं पूरा 10वां का पूरा जो है ना 4 से 5 चैप्टर तो मैं सब कंप्लीट करा दूंगा अच्छे से। आप पूरा वीडियो देखोगे, 10वां खत्म। देखो अगला है हम लोग को पढ़ना सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का मतलब समझ रहे हो? द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। देखो ये क्या है, लिख सकते हो, यह वह क्षेत्र, यह वह क्षेत्र है जहां, जहां कच्चे माल, कच्चे माल को प्रसंस्करण, प्रसंस्करण प्रसंस्करण कर वस्तुएं फिनिश गुड में बदला जाता है।
फिनिश गुड में गुड बनाई जाती है, बनाई जाती है। देखो यहाँ पे समझ लो, जो देखो हमने प्राइमरी सेक्टर पढ़ा, तो प्राइमरी सेक्टर में हम लोग क्या किया, प्राइमरी सेक्टर का जो रॉ मटेरियल था ना, कच्चे माल, ये कहाँ से अवेलेबल होती है, ये पता है, प्राइमरी सेक्टर से ही अवेलेबल होती है, प्राइमरी सेक्टर से ही अवेलेबल होती है, प्राइमरी सेक्टर से ही अवेलेबल होती है। कौन? कच्चा माल। कच्चा माल जो है वो प्राइमरी सेक्टर से अवेलेबल हो गया, लेकिन इसको हम लोग प्रसंस्करण करेंगे, प्रसंस्करण करने के बाद क्या करेंगे, फिनिश गुड में हम लोग क्या करेंगे, तैयार करेंगे, और ये बनती है हमारा सेकेंडरी। जैसे कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग से क्या, जैसे मान लो किसान किसान क्या किया, कपास खरीद लिया, कपास, किसान से कपास खरीदा और कपड़ा उद्योग में लगा के कपड़ा निकाल लिया, हो रहा। खाद प्रसंस्करण, खाद, खाद प्रसंस्करण क्या है, सेकेंडरी है। सीमेंट, सीमेंट, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग। स्टील, स्टील, मोबाइल, मोबाइल, ये सब क्या है, हमारा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर का ही पार्ट है। कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग मतलब ना, किसान से कपास खरीदेगा और कपड़ा बना देगा। खाद प्रसंस्करण, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है ना, वहां से फिर हम लोगों को प्रसंस्करण करके खाद बनाते हैं। सीमेंट उद्योग से हम लोग सीमेंट बनाते हैं। स्टील, लोहा, जमीन के अंदर से लोहा निकालेगा, उसको तैयार स्टील में कर देगा। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे रॉ मटेरियल से मोबाइल बनती है, तो मोबाइल बनाते हैं। तो ये सब क्या है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर का ही पार्ट है, समझ रहे हो ना। जैसे फूड प्रोसेसिंग, दूध का उत्पादन, जैसे जैसे बिहार की अगर हम बात करें, तो बरौनी रिफाइनरी, कल्याणपुरी सीमेंट, मुजफ्फरपुर लीची प्रोसेसिंग यूनिट, सब क्या है, सब हमारा सेकेंडरी सेक्टर का ही पार्ट है। समझ में आ गया। सीधा बोलो ना कि कच्चा माल को हम लोग प्रसंस्करण करके उसको फिनिश गुड तैयार करते हैं, वही होती है हमारा सेकेंडरी। ये तो आसान था, समझ में आ गया होगा। देखो आगे चलते हैं। देखो अगला है टर्सरी। टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में तो समझ रहे हो ना, तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, या बोल सकते हो सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र क्या है, ये सेवा क्षेत्र है। मतलब सीधा बोलोगे कि वह क्षेत्र, वह क्षेत्र, वह क्षेत्र, वह क्षेत्र है जो, जो सेवाएं प्रदान करती है, सेवाएं, सेवाएं प्रदान करती है, प्रदान करती है। जैसे परिवहन, परिवहन क्या है, सेवा ही तो दे रही है। स्वास्थ्य, डॉक्टर जो सेवा देते हैं ना, वो स्वास्थ्य। फिर क्या है, बैंकिंग, बैंकिंग,
आईटी कंपनी, जितने आईटी कंपनी है वो सब सेवा दे रही है। मतलब सीधा बोलो ना कि सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स में आप बोल सकते हो टीचर, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या है, मैं सेवा ही तो दे रही हूँ। शिक्षक, शिक्षक, डॉक्टर, डॉक्टर, बैंक में जो बैंकर होते हैं वो, बैंक वाले ऑफिसर, बीमा, जो बीमा करते हैं, पॉलिसी एजेंट, सेवा ही तो दे रहे हैं। इंटरनेट, इंटरनेट सब क्या है, सब सेवा देने वाला है। लेकिन पता है सबसे अच्छी बात है ना कि गवर्नमेंट जो होती है ना, गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इसी पे फोकस करती है। क्यों? क्योंकि उसका जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान इसी इसी क्षेत्र का होता है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उसको टैक्स मिलता है। समझ रहे हो ना? जैसे होटल, होटल, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट में जो हवाई जहाज़ें उड़ती है वो सर्विसेज तो दे रही है। सबसे ज़्यादा फोकस टर्सरी सेक्टर में ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत से लोग हैं ना, उसको रोजगार भी मिलता है, और स्किल्ड पर्सन होते हैं, काफ़ी अच्छे पेमेंट पे उनको जॉब मिलती है, और टैक्स बहुत मिलता है, और सरकार सबसे ज़्यादा फोकस इसी सेक्टर पे करती है। समझ रहे हो ना? जैसे बोध गया का टूरिज्म ले लो, रेलवे सर्विस ले लो। रेलवे, रेलवे क्या है, रेलवे सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ। रेलवे, रेलवे क्या है, एक सर्विस दे रही है। तो आप देखोगे ना तो सर्विस टर्सरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा मतलब इसी का योगदान है। समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, देखो आगे पढ़ना है हम लोग को, दो और सेक्टर पढ़ना है। एक पढ़ना है ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसको बोला जाता है हिंदी में आप बोल सकते हो संगठित, 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 संगठित क्षेत्र। और एक होती है अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसको बोला जाता है असंगठित, असंगठित क्षेत्र। देखो फर्क बहुत सिंपल है। देखो देखो ये जो होती है ना, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होती है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड होती है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होती है। और ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं होती। क्यों? देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें सबसे बात है कि नियत वेतन मिलता है, नियत वेतन। अरे सिंपल सोचो ना कि कल के दिन आप बिहार दरोगा बन जाते हो, तो कौन सा सेक्टर में आओगे? बिहार दरोगा अगर बन जाओगे तो कौन सा सेक्टर में आओगे? ऑर्गेनाइज सेक्टर में रहोगे। क्यों? क्योंकि नियत वेतन मिलेगा आपको, फिक्स्ड कार्य होगा,
छुट्टी मिलेगी, पीएफ कटेगा, पेंशन मिलेगा, समझ रहे हो आप। जॉब जॉब का गारंटी होगा, जॉब जॉब का गारंटी होगा, गारंटी होगी, और समाज में सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और बहुत कुछ मिलेगा। देखो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कल के दिन दरोगा बन जाते हो तो कौन सा सेक्टर में आओगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आओगे, क्योंकि नियत वेतन मिलेगा, कार्य होगी समय पे, छुट्टी मिलेगी, पीएफ कटेगा, पेंशन मिलेगा, जॉब की गारंटी होगी, समाज का सम्मान मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। क्या इसमें आपको मिलेगा? जैसे एग्जाम्पल में आप देख लो, एग्जाम्पल्स में अगर आप देखोगे तो बैंक, जो बैंक में नौकरी करते हैं क्या है, वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट जितने सारे ऑफिसर हैं ना, वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। जो रेलवे, रेलवे क्या है, रेलवे एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। उसमें जो जॉब करते हैं देखते हो ना, सब एक फिक्स सैलरी पे वर्क होती है। तो एक तरह से माना जाए ना तो काफी अच्छा सेक्टर माना जाता है। हर कोई इसी सेक्टर में काम करना चाहते हैं। आप भी चाह रहे हो कि मैं इसी सेक्टर में जाऊँ। अगर मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूँ तो क्या नियत वेतन मिलेगी? ना बाबा। कार फिक्स होगा? ना। पेंशन